everyone, welcome you all in the another video of restriction enzyme। हम restriction enzyme को डिस्कस कर रहे थे और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ restriction enzymes के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ restriction enzymes के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या करा था कि हमने देखा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते क्या हैं, कैसे उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं और बैक्टीरियल मॉडिफिकेशन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, जिसमें हम मिथाइलेशन वगैरह के बारे में पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स की बात अगर हम कर ले कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो जनरली देखा जाए तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के 5 टाइप्स होते हैं। 5 तरीके की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होती है, लेकिन सबसे कॉमन जो होती हैं वो फर्स्ट 3 ही होती हैं। फर्स्ट 3 ज्यादा जानी जाती हैं, लेकिन होती हैं 5 टाइप के। अगर आप डिटेल देखोगे तो 5 तरीके की होती हैं। और अगर कोई ऐसे नॉर्मल बुक्स को आप उठा के देखो तो मे भी हो सकता है उसमें 3 ही मेंशन हो। ठीक, लेकिन हम यहाँ पे 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। जो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको उतने अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो इन जनरल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जनरल बात करें तो 3 ही टाइप्स के होते हैं, बट होते हैं 5 टाइप के। हम सारे को देखेंगे। सबका अपना अपना क्लीवेज पैटर्न होता है, सबका अपना अपना अलग अलग फैक्टर्स होता है। तो इन सब बेसिस पे इनको टाइप इनका डिवाइड करा गया है। अब टाइप 1 की बात करते हैं हम। टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स एंडोन्यूक्लियस होता है। एक कॉम्प्लेक्स एंडोन्यूक्लियस फैक्टर होता है जो क्या करता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ अबाउट 15 बेस पेयर। इनका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है वो कितने का होता है? 15 बेस पेयर का इनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। जो टाइप 1 है इसमें आपको बस 2 चीजें याद रखनी कि ये कॉम्प्लेक्स एंडोन्यूक्लियस है और इनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो होता है वो कितना होता है? वो 15 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस बोले तो जैसे मान लीजिए कि ATGCCTA CCTGAA। तब आप इसको काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक और बना देते हैं यहाँ पे 15। तो ये 15 बेस पेयर हो गया। कितना हो गया? ये 15 बेस पेयर हो गया। तो यही बात हो रही है कि इनका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है वो लगभग कितना होता है? वो 15 बेस पेयर का इनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। ये कॉम्प्लेक्स एंडोन्यूक्लियस होते हैं और 15 बेस पेयर का इनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। एग्जाम्पल की बात कर ले तो इको के एंड इको बी। इको के एंड इको बी जो है वो टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में रखे जाते हैं, टाइप 1 में आते हैं। ठीक, अब बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें टाइप 2 को ही यूज किया जाता है। तो इसीलिए हम इसको ज्यादा अच्छे से देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे। तो इन जेनेटिक इंजीनियरिंग ओनली टाइप 2 एंडोन्यूक्लियस आर यूज। सिर्फ और सिर्फ कौन सा एंडोन्यूक्लियस यूज किया जाता है हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग में? वो होता है टाइप 2। सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, टाइप 2 के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज करते हैं हम। They always recognize target site and also cleave them। क्या करता है भाई? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है तो ऑब्वियस सी बात है अपने रिकॉग्निशन साइट्स को, ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचानेगा और उसको क्लीव कर देगा, उसको कट कर देगा। ठीक, मोर देन 300 टाइप्स ऑफ सेकेंड एंडोन्यूक्लियस इज विद ओवर 100 डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस। नो, इस टाइप 2 में 300 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। ठीक है,
जो टाइप सेकंड वाली कैटेगरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज कर रहे हैं। इसी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि टाइप सेकंड वाली जो कैटेगरी, इस टाइप सेकंड वाली कैटेगरी के अंदर 300 से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं और हमको पता है हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना टारगेट सीक्वेंस होगा, अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा। तो आप सोच लो हमारे पास कितनी वैरायटी है। टाइप सेकंड स्टार्टिंग में क्या लगा होगा कि अरे मैम आप कह रही हैं 5 टाइप्स के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, लेकिन हम यूज सिर्फ टाइप सेकंड को करते हैं। सफिशिएंट है भाई। आप देखो ना इस कैटेगरी के अंदर कितने ढेर सारे हमारे पास 300 से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमारे पास टाइप सेकंड वाली कैटेगरी में प्रेजेंट हैं, ठीक। और हर का अपना अलग अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है और इनको काम करने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है। और वो जरूरत कौन है? वो जरूरत है आपका मैग्नीशियम आयन। कौन है? मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन जो है वो इनके लिए कोफैक्टर का काम करता है। इस कोफैक्टर की हेल्प से ये काम करते हैं। कौन? टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्लीव करने के लिए इनको मैग्नीशियम आयन जो होता है वो कोफैक्टर की तरह काम करता है। एग्जाम्पल इको R1, बाम H1, हिन सेकंड, जितने भी कॉमन एग्जाम्पल आपके नाम पे आपको जुबान पे रटे होंगे ना कि हाँ ये एग्जाम्पल है। क्यों रटे होंगे? क्योंकि भाई आपने उनको पढ़ा होगा। क्यों पढ़ा होगा? क्योंकि हमने उनको जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया होगा। तो जो अलग नाम आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा लगेगा कि यार ये पहली बार सुन रहे हैं क्या, उसको आप हटा देना। अब ऐसा मत करना कि आप कभी ये भी नहीं सुने हो तो उसको भी हटा देना, नहीं, ठीक है। ये सब कॉमन है। तो जो नाम आपको सुना सुना लगेगा, जो आपको पहचाना पहचाना लगेगा, वो किसका होगा? टाइप सेकंड का होगा। क्यों? क्योंकि हम इसी को यूज ही करते हैं और जिसको यूज करते हैं उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी के बारे में पढ़ते हैं तो वही नाम हमें याद होता है, ठीक। तो टाइप सेकंड में हमने क्या पढ़ा कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये सिर्फ एक ऐसा टाइप है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज हो रहा है और इसके पास इस कैटेगरी में मोर देन 300 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस प्रेजेंट हैं और 100 से भी ज्यादा इनका रिकॉग्निशन साइट है और इनको काम करने के लिए मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है। काम क्या करना है? क्लीवेज का काम करना है। तो उसी क्लीवेज के लिए इनको मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है, जिसका एग्जाम्पल जो कुछ हमारे कॉमन इको R1, बाम H1 और हिन सेकंड है, ठीक है। अब आते हैं टाइप सेकंड में, सॉरी टाइप थर्ड में। टाइप थर्ड क्या है? टाइप थर्ड इंटरमीडिएट है फर्स्ट और सेकंड का। क्या है? इट इज द इंटरमीडिएट बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप सेकंड। टाइप 1 और टाइप सेकंड के बीच में ये क्या है? ये टाइप और टाइप 1 और सेकंड के बीच का इंटरमीडिएट है। जैसे इको P1, हिन थर्ड, इको S1। मैंने क्या कहा था? आप टाइप 1 का भी नाम जा करके देखो, आप टाइप थर्ड का भी नाम जा, आपको सुना सुना नहीं लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा कुछ नया पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप टाइप सेकंड पे आओगे आपको नाम जो है वो सुना सुना लगेगा, आपको बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं लगेगा, आप फैमिलियर रहोगे उस नाम से। क्यों? क्योंकि वो सबसे कॉमन है, उसी को हम यूज कर रहे हैं, तो उसी को हम पढ़ते हैं। तो ये भी एक ट्रिक हो जाएगा आपको पहचानने का कि कौन सा एंजाइम जो है, कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सी क्लास से बिलोंग करता होगा। मान लीजिए कभी ऐसा आ जाता है तो आप पहचान सकते हैं, ठीक। अब क्या है? आउट ऑफ दीज 3 टाइप्स, टाइप 1 एंड टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर नॉट यूज्ड इन टाइप 1 एंड टाइप थर्ड recombinant DNA technology because they recognize specific site within the DNA but do not cleave this site। अब क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम तीनों में से तीनों क्यों नहीं काम कर रहे हैं? तीनों में से तीनों जब प्रेजेंट हैं तो तीनों में से तीनों क्यों नहीं काम कर रहे? क्यों सिर्फ टाइप सेकंड काम कर रहा है? तो इसलिए कर रहा है कि टाइप फर्स्ट और टाइप थर्ड जो हैं वो पहचान तो लेते हैं, अपने साइट को पहचान लेते हैं, बट उसको क्लीव नहीं कर पाते, उसको कट नहीं कर पाते। तो हमारा फायदा क्या? सिर्फ पहचानना तो काम है नहीं। ऐसा तो नहीं कि हाँ ठीक है तुम पहचान के लाओ, हम कट कर देंगे सीजर से अपने हम तो ऐसा कर नहीं सकते हैं। तो ये सिर्फ पहचान सकते हैं, क्लीव नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम इनको यूज नहीं करते हैं। और जो टाइप सेकंड है वो पहचानता भी है और कट भी करता है, क्लीव भी करता है, वो पूरा काम कर देता है। फिर बात आती है टाइप 4 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। टाइप 4 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम generally makes DNA cut at methylated site or hydroxymethylated or glycohydroxymethylated site।
जो हम मिथाइलेशन की बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि मिथाइलेशन से वो अपने आप को बचा ले रहा है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल जो जनरल जो एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं वो उसको कट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक भी होते हैं। कभी कभी हो सकता है हमें जरूरत पड़ जाएगी इसको भी कट करने की, इसको भी क्लीव करने की, तो उसके लिए भी है। और वो कौन सा है? वो टाइप 4 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस है। वो जनरल नहीं है, वो कॉमन एंडोन्यूक्लियसेस नहीं है, ठीक है। और हम जो काम करते हैं वो जनरल या कॉमन से काम करते हैं, तो हम जब कॉमन डाल रहे तो हमको पता है कि वो मिथाइलेशन साइट को कट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वो प्रॉपर्टी ही नहीं है, वो उसको पहचान ही नहीं सकता है। लेकिन जब हम मिथाइलेटेड डीएनए सीक्वेंस को कट करना चाहेंगे, मिथाइलेटेड डीएनए सेगमेंट्स को क्लीव करना चाहेंगे, तो हम किसका यूज करेंगे? हम टाइप 4 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस का यूज करेंगे, ठीक। फिर लास्ट आता है टाइप 5। टाइप 5 जो होता है ये एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्टेड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। आज जनरली आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इनको हम आर्टिफिशियल मैनर पे जो कंस्ट्रक्टेड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो किस में रखे जाते हैं? वो टाइप 5 में रखे जाते हैं। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड, टाइप 4, टाइप 5। टाइप फर्स्ट को हमने क्या पढ़ा? ये कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये जनरली नहीं करते हैं काम। टाइप सेकेंड को देखा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट थे, यही जितने जनरल हम यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में वो टाइप सेकेंड वाले ही हैं। टाइप थर्ड को हमने देखा कि वो दोनों के बीच में इंटरमीडिएट था। टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड क्लीव क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि वो क्लीव नहीं कर सकता। टाइप सेकेंड क्लीव कर सकता है। टाइप 4 जो है वो क्लीव कर सकता है, बट किसको क्लीव करेगा? मिथाइलेटेड डीएनए सीक्वेंस को, नॉर्मल वालों को नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ मिथाइलेटेड डीएनए सीक्वेंस को क्लीव करेगा। फिर टाइप 5 की बात करते हैं तो जितने हम आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को, उनको हम क्या करते हैं? टाइप 5 में रख देते हैं। उनको हम क्या करते हैं? टाइप 5 में रख देते हैं। अभी देखो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूं। ये हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नाम दिए हुए हैं और उनका माइक्रोबियल सोर्स दिया हुआ है और उनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस दिया हुआ है। कब से हम बात कर रहे हैं कि रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, वो अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस से ही कट करता है। तो जरा हम उसको देख लेते हैं। पहला जो एग्जांपल है वो है ALU1, ठीक है। ALU नॉमेनक्लेचर का रूल मैंने आपको बता दिया है। जो कैपिटल ए है वो कहां से आया होगा? वो जीनस से आया होगा। जीनस इज व्हाट? आर्थ्रोबैक्टर। आर्थ्रोबैक्टर का ई जो है वो आ गया है LU, ल्यूटस। ल्यूटस से LU आया है और 1 जो होगा ये इसका ऑर्डर नंबर होगा। इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है? AGCT। क्या है? AGCT। और ये कहां पे कट कर रहा है? ये यहां पे देखिए आप बीच में कट कर रहा है। फिर BAMH1 आपको पता है इसका भी नाम कैसे आया होगा? इसके जीनस स्पीसीज से 1 इज देयर ऑर्डर नंबर और इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है? GGATCC। क्या है? GGATCC। देन EcoR1 एस्चेरिशिया कोलाई GAATTC। GAATTC। अब आप ऐसा मत कहिएगा कि मैम GAATTC है तो उसको जंबल नहीं कर देना। ये फिक्स होता है, वो उसी सीक्वेंस को जहां पे ये सीक्वेंस प्रेजेंट होगा GAATTC, ये सिर्फ वहीं पे जाकर के क्लीव करेगा। कौन? EcoR1। जहां पे GGATCC प्रेजेंट होगा, BAMH1 सिर्फ और सिर्फ वहीं जाकर के क्लीव होगा। ऐसा नहीं है कि GAATTC होगा तो वहां पे जाकर के BAMH1 कर देगा, बिल्कुल नहीं करेगा। सबका अपना सीक्वेंस फिक्स होता है। EcoR सेकेंड जो है वो CCTGG, साइटोसिन, साइटोसिन, थायमिन, ग्वानिन, ग्वानिन जहां प्रेजेंट होंगे, जहां पे ये वाला सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, ये क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ वहीं जाकर के क्लीव करेगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से हे थर्ड जो है ये भी GGCC, ठीक है। कहां से करेगा? GGCC। हिंद थर्ड, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा AAGCTT, ठीक। TST1 CTGCAG, SAL1 GTCGAC, ठीक। तो देखिए इसको बताने का मतलब क्या है? इसको बताने का मतलब ये है कि जो होता है, जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उन सबका अपना सीक्वेंस फिक्स होता है, उनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस फिक्स होता है। वो सिर्फ और सिर्फ उसी सीक्वेंस पे क्लीव करेंगे, कहीं पे भी क्लीव नहीं कर देंगे। अब
अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें ध्यान देने वाली दो बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूं। ठीक, जैसे हम क्या लेते हैं, हे सेकंड का लेते हैं, क्या है, जी जी सी सी। ठीक, अब आप इसको बनाइए, जी जी सी सी। ठीक, अब आप देखो जी जी सी सी। अब आप इधर से पढ़ो जी जी सी सी। अब आप इधर से पढ़ो सी सी जी जी, इधर से पढ़ो सी सी जी जी। सेम आ रहा है, हर तरीके से पढ़ो। ठीक है, जैसे हम बचपन में एक पहेली लेते थे ना, उल्टा सीधा एक समान बताओ क्या है मेरा नाम, तो हम कहते थे जहाज। क्या कहते थे, ज हा ज। चाहे पीछे से पढ़िए चाहे आगे से पढ़िए, आगे से पढ़िए चाहे पीछे से पढ़िए, एक ही चीज आता था। हम कहते थे ना, चलो एक पहेली बताओ भैया, उल्टा सीधा एक समान बताओ क्या है मेरा नाम, तो हम कहते थे जहाज, नमन। जो भी क्या है कि आगे से पढ़िए या पीछे से पढ़िए, सेम आता है। तो इनको हम एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं, आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो, जहां से पढ़ो सही आएगा। अब ये तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की बात हो गई। अब क्या बात आ रही है कि इसका क्लीवेज साइड क्या है। ठीक है, अब इसको क्लीव कहां से किया जा रहा है, इसको क्लीव यहां से किया जा रहा है। ठीक, अब ये अलग होगा तो कैसे होगा, जी सी 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 जी जी सी सी, ये ऐसे होगा। अब आप देख रहे होगा कि ये क्या होगा, ऐसे एग्जाम्पल्स को हम कहते हैं क्या, ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये है हमारा ब्लंट एंडेड। क्या है ये, ब्लंट एंडेड। देखो ना, दोनों तरफ से बराबर है, ब्लंट है। ठीक है, कोई शार्पनेस नहीं है। शार्पनेस क्यों होता है, नुकीला होता है, कहीं से निकला हो सकता हो। ठीक है, लेकिन ये ब्लंट एंडेड है। ये क्या है, दोनों तरफ से बराबर है। कोई भी इसमें हैंगिंग मतलब हैंगिंग सीक्वेंस नहीं है। हैंगिंग सीक्वेंस रहता तो क्या होता, आसान हो जाता उसको आकर के जोड़ना, लेकिन दोनों बराबर हैं तो जब जोड़ना होता है तो उसके पहले भी इनके साथ मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन स्टिकी एंड्स कैसे बनेंगे, स्टिकी एंड्स की अगर हम बात कर ले तो जैसे हम मान लीजिए क्या कर रहे हैं, PST1 के एग्जाम्पल को ले रहे हैं। ये क्या है, CT GC AG। ठीक है, अब CT GC AG। अब आप देखो CTGCAG, CTGCAG पैलिंड्रोमिक है, हाँ पैलिंड्रोमिक है। अब इसका क्या है, इसका जो कट वाला सीक्वेंस है, ये कट वाला सीक्वेंस कहाँ पे है, C और A के बीच में। तो C और A के बीच में, तो यहाँ पे यहाँ से कट करा है, यहाँ पे C और A कहाँ है, यहाँ पे यहाँ से कट किया है। अब जब ये ऐसे कट करेगा तो ये कुछ हमें ऐसा मिलेगा। ठीक है, और ये कुछ हमें ऐसा मिलेगा। तो अब क्या हो रहा है, इस टाइप्स को हम क्या कहते हैं, स्टिकी एंड्स। ये स्टिकी एंड्स होते हैं, ये फटाक से जाकर के ऐसे सेट हो जाएंगे। इनको सेट करना क्या होता है, इनको सेट करना आसान होता है, लेकिन वही ब्लंट एंडेड जो होते हैं उनको पहले हमको स्टिकी एंड्स में कन्वर्ट करना होता है, तब हम कर सकते हैं। लेकिन स्टिकी एंड्स के साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब काम कर रहा है, जब कट कर रहा है, तो कट करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स में भी कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। उन प्रोडक्ट्स के साथ भी कुछ चीजें हो रही हैं जिनके बारे में हमको काम करना चाहिए, हमको पता होना चाहिए। तो जिसमें हम सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिकॉग्निशन सीक्वेंस। जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो कैसे होने चाहिए। अभी हम पढ़ के आए
कि जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो पैलिंड्रोमिक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? पैलिंड्रोमिक होने चाहिए। तो कैसे होने चाहिए? पैलिंड्रोमिक या पैलिंड्रोम सीक्वेंस होने चाहिए। पैलिंड्रोमिक इज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए डुप्लेक्स द सेम ऑन बोथ द स्ट्रैंड व्हेन रीडिंग इन द सेम डायरेक्शन। जब आप 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में जा रहे हो, चाहे किसी स्ट्रैंड पे जाओ, चाहे ऊपर वाले स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री पे जाओ, चाहे दूसरे स्ट्रैंड पे जाओ, अगर आप 5 प्राइम से 3 प्राइम तक जा रहे हो तो जो आपका सीक्वेंस आएगा वो सेम आएगा। जो आपका सीक्वेंस आएगा वो आपका सेम आएगा। मैं आपको समझाती हूं, पहले सिंपल से समझाती हूं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है 5 प्राइम, ये आपका 3 प्राइम, ये आपका 3 प्राइम, ये आपका 5 प्राइम, ये आपका स्ट्रैंड हो गया। अब देखिए ज हा ज, अब इसका उल्टा कर दीजिए ज हा ज। अब आपको 5 प्राइम से 3 प्राइम तक पढ़ना है तो ज हा ज, फिर यह पढ़ना ज हा ज। तो चाहे आप किसी स्ट्रैंड पे पढ़ो, अगर आप एक डायरेक्शन में रीड कर रहे हो तो सीक्वेंस जो होता है वो सेम आता है। सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है? सेम आता है। अब आप इसको इस तरीके से देख लो, सी सी टी जी जी, तो सी सी जी जी। अब आप 5 प्राइम से 3 प्राइम जाओ, क्या दिख रहा है? सी सी जी जी। फिर 5 प्राइम से 3 प्राइम आओ, क्या दिख रहा है? सी सी जी जी। तो ये होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक डीएनए डुप्लेक्स के दोनों स्ट्रैंड में से किसी भी स्ट्रैंड को अगर आप रीड कर रहे हो, तो जब आप रीड कर रहे हो, जब आप 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो 5 प्राइम की 3 प्राइम से डायरेक्शन में जाने पे जो सीक्वेंस होगा वो सीक्वेंस कैसा होगा? वो सीक्वेंस सेम होगा, एक जैसा ही सीक्वेंस होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जैसे आप यहां पे भी देख सकते हो, क्या है? GAATTC, फिर 5 प्राइम से 3 प्राइम आओ, GAATTC। ठीक, अभी आप यहाँ पे देखो TTAGC, TTAGC। तो ये क्या होते हैं? ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की बात हो गई। अब बात आती है जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा। जब हम कट करेंगे तो कट करने के बाद जब हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करेगा, काम करने के बाद वो हमें प्रोडक्ट देगा। अब उस प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। तो हमने आपको शॉर्ट में पहले ही समझा दिया है कि प्रोडक्ट हमें 2 टाइप्स के मिल सकते हैं, या तो ब्लंट एंडेड मिलेंगे, या तो कैसे मिलेंगे? स्टिकी एंडेड मिलेंगे। या तो ब्लंट एंडेड मिलेंगे, या तो कैसे मिलेंगे? स्टिकी एंडेड मिलेंगे। Types of end product after restriction cleavage are 2 types created after restriction dilution of target DNA molecules। जो टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है उस पर जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कर रहा है तो उसके काम करने के बाद जो हमें एंड प्रोडक्ट मिल रहा है वो 2 टाइप्स के एंड प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक, क्या हो रहे? 2 टाइप्स के एंड प्रोडक्ट मिल रहे हैं। वन इज ब्लंट एंडेड एंड सेकेंड इज स्टिकी एंडेड। अब इस ब्लंट एंडेड और स्टिकी एंडेड के आप एग्जाम्पल्स को देख लो। देखो क्या है, एक सीक्वेंस है GAATTC, फिर GAATTC। ठीक, पैलिंड्रोमिक है, पैलिंड्रोमिक है। अब क्या हो रहा है? इस पे एक्ट कौन कर रहा है? इको R1। इको R1 एक्ट कर रहा है। इको R1 का एक्टिंग साइट क्या है? आपको यहाँ पे एरो दिख रहा होगा G और A के बीच में। तो यहाँ तो G और A यहाँ पे है, तो यहाँ पे वो एक्ट कर देगा। इसके बाद देखो G और A कहाँ है? यहाँ पे है, तो वहां पे एक्ट करेगा। अब यहां से कट करेगा तो ये एक मिलेगा, देखिए आपको ये एक मिल गया, और दूसरा क्या हो रहा है? एक ऐसे मिल जा रहा है। अब ये क्या है? इन्हीं को हम कहते हैं स्टिकी एंड, जिसमें फ्लैंकिंग एंड्स होते हैं, लटकते हुए या फ्लोट करते हुए एंड्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम स्टिकी एंड्स कहते हैं। ये फ्लोट कर रहा है, ये भी फ्लोट कर रहा है। जब फ्लोटिंग एंड्स होते हैं एंड प्रोडक्ट में, फ्लोटिंग एंड्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लैंकिंग एंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम कहते हैं स्टिकी एंड्स। ठीक है, अब ये क्या होंगे? अगर जब हमको इनको लाइगेट करना होगा तो ये फटाक से क्या होंगे? आएंगे और ऐसे जुड़ जाएंगे, एक दूसरे पे ऐसे सेट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये है और ये है, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये इसके साथ और ये इसके साथ जाकर कैसे देखिए जुड़ जा रहे हैं, फटाक से जुड़ जाएंगे। लेकिन दिक्कत किस में आती है? दिक्कत ब्लंट एंड्स में आते हैं। जैसे अब मान लीजिए क्या है? CCCGGG, तो CCCGGG, लेकिन इनका काम क्या है? तीनों C के बाद और G,
सी और जी जो है उनके बीच में मिड पॉइंट पे ये एक्ट करते हैं। और है कौन? SMA1। ठीक है, SMA1 जब इनको डाइजेस्ट कर रहा तो ये इनको ऐसे ब्रेक कर दे रहा है। अब क्या आपको कोई तैरता हुआ एंड दिख रहा है? कोई फ्लैंकिंग एंड्स दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, है ही नहीं तो दिखेंगे कहां से? कोई फ्लैंकिंग एंड्स नहीं है, तो इस एंड्स को हम क्या कहते हैं? ब्लंट एंड। तो इसके साथ हमें क्या करना होता है? इसको जब हमें लाइगेट करना होता है तो इसके साथ थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। पहले इस ब्लंट एंडेड को हमें कन्वर्ट करना होता है स्टिकी एंड्स में, तब हम आगे अपना काम कर पाते। तो ये दो टाइप्स के एंड प्रोडक्ट्स हैं, वन इज ब्लंट एंडेड एंड सेकेंड इज स्टिकी एंडेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, many restriction endonucleases make double stranded cut in the middle of recognition sequence। हमने कहा मिडिल में कर रहे हैं, मिडिल में कर देते हैं तो क्या होता है? ब्लंट एंडेड आ जाते हैं, जिससे हमें क्या होता है कि कोई भी फ्लोटिंग एंड्स, फ्लैंकिंग एंड्स हमें नहीं मिलते हैं। Sequence resulting in blunt and flush ends without single stranded flanking regions। कोई भी फ्लैकिंग रीजन्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। और इसका एग्जाम्पल कौन है? ALU1, PVU1, PVU2 एटसेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल्स जो कैसे एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ब्लंट एंडेड एंड प्रोडक्ट्स को ये प्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद स्टिकी एंड्स की बात कर लें तो हमारे पास कुछ ऐसे भी प्रेजेंट हैं जो क्या करते हैं? स्टिकी एंड्स को बनाते हैं। Several restriction enzyme make double stranded cut in such a way that cleaves is staggered usually by 2-4 nucleotide away from the midpoint of recognition sequence। जो मिड पॉइंट पे नहीं कट करते हैं, मिड पॉइंट से हट के कट करते हैं। अब मिड पॉइंट से हट के कहीं भी करे, 2 सीक्वेंस हट के करे, 4 सीक्वेंस हट के करे, अगर लंबा सीक्वेंस है तो 5 सीक्वेंस हट के करे, 6 सीक्वेंस हट के करे, कुछ भी करे, बस मिड पॉइंट पे कट नहीं करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है? इससे हमें जो रिजल्ट मिलता है उसमें फ्लैंकिंग एंड्स होते हैं। एक स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो कुछ सिंगल स्टैंडर्ड फ्लैंकिंग एंड्स होते हैं जो ऐसे लटकते रहते हैं हवा में। ठीक है, और वो कैसे होते हैं? कोहेसिव एंड होते हैं और उनको एनिल और लाइगेट कर पाना बहुत इजी होता है। बस हम T4 लाइगेज को यूज करते हैं और उनको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये था पूरी कहानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।